हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम का चौथा अध्याय। हमने पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय देखा है। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस नहीं देखे वो देखिए ज़रूर जाके, वो समझिए, क्योंकि आधुनिक भारत एक कंसेप्चुअल है। हिस्ट्री के जो पार्ट है वो कंसेप्चुअल है। इसको लिंक करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा, अगर लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं रह पाएगा। यह आधुनिक भारत हमने जब से जो देखा है कि यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक जितने भी एग्जाम है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कुछ सेगमेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से। और स्पेक्ट्रम ये बुक यूपीएससी के लिए और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इस वीडियो में अध्याय 4 की बात करते हैं और सबसे इजी और आसान भाषा में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है अध्याय 4 4 की, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जब ब्रिटिश भारत में आए, हमने जाना किस तरीके से उन्होंने भारत में आहिस्ता-आहिस्ता उनका चलता रहा कारोबार। हमने पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की जो भारत में आगमन था इसके बारे में जाना था, क्या इसके स्रोत थे इसके बारे में जाना था, कैसी ये चीज़ थी इसके बारे में हमने जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुगल साम्राज्य जो 2 दशक तक चलता रहा, इतना बड़ा साम्राज्य जो पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। इस बड़े साम्राज्य को किस तरीके से अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका, किस तरीके से भारत में अंग्रेजों की विजय हुई, हम इस वीडियो में हम जानेंगे, इस चैप्टर में हम जानेंगे। सबसे पहली बात आती है, एक टॉपिक दिया है स्पेक्ट्रम की बुक में, मुगल साम्राज्य का पतन। देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे पतन हुआ मुगल साम्राज्य का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुगल साम्राज्य का पतन होता है तभी तो ब्रिटिश साम्राज्य को जगह मिलेगी। ब्रिटिश साम्राज्य को जगह तभी मिली जब मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हुआ, उसकी जगह ब्रिटिश साम्राज्य आया। इस तरीके से हम जानेंगे कि ब्रिटिश विजय के लिए मुगल साम्राज्य का पतन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि मुगल साम्राज्य का पतन। सबसे पहली जो चीज थी मुगल साम्राज्य में, जो जितने भी राजा होके गुजरे हैं, जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं और जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, ये सारे जो राजा होके गुजरे हैं, बड़े बड़े जो अपने काम करने वाले होके गुजरे हैं, इनकी जो पद्धति थी इसमें ये लोग बहुत ज्यादा सेना के लिए खुद भी अपनी जैसे केंद्रीय शक्ति थी, क्योंकि राजा के ऊपर ही हर चीज डिपेंड होती थी। राजा जो कहेगा वही कानून था उस समय। तो इसका मतलब है राजा को बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था, समझदार होना चाहिए था, सहिष्णुता होना चाहिए, धर्म के लिए कट्टरता नहीं होनी चाहिए, और ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी। कि इसमें सबसे पहली जो मुगल साम्राज्य के पतन की जो सबसे पहली वजह जो आती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पतन का जो कारण आता है, वो सबसे पहला कारण था मुगल साम्राज्य में कोई कमजोर उत्तराधिकारी आए। औरंगजेब एक बहादुर बादशाह तो था, मगर उसकी कुछ नीतियां गलत थी। मगर वो एक कमजोर राजा नहीं था, वो स्ट्रांग था बहुत ज्यादा। उसकी नीतियां बहुत कड़क थी। उसके समय पे मुगल साम्राज्य और ज्यादा फैला हुआ था, जो हमारा आसाम का और म्यांमार की तरफ है, म्यांमार की तरफ भारत और फैला हुआ था। तो कमजोर उत्तराधिकारी ये सबसे बड़ा कारण बना। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसकी मृत्यु के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। ये मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था। और दूसरी बात है स्वतंत्र राजवंश, क्योंकि जब कमजोर उत्तराधिकारी रहेगा तो राजवंश आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगे। क्योंकि औरंगजेब के समय कुछ ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से बहुत सारे विद्रोह करने वाले ग्रोह उठ खड़े हुए थे, जैसे मराठा, जाट और जो राजपूत हैं, ये सब खड़े हुए थे उसके खिलाफ। तो ये नए नए साम्राज्य खड़े हुए, स्वतंत्र राजवंश खड़े हुए, और कुछ राजवंश ऐसे भी थे जो मुगल साम्राज्य को समर्पित थे, मतलब उत्तराधिकारी के अंडर में भी आते थे, मगर उन्होंने अलग स्वतंत्र साम्राज्य बनाया था। जैसे हम अवध की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद की। तो ये साम्राज्य थे। औरंगजेब की गलत नीतियां, जिस तरीके से औरंगजेब शासन कर रहा था, औरंगजेब की कुछ नीतियां ऐसी थी जो बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोगों के लिए बहुत ज्यादा गलत साबित हुई, बहुत ज्यादा दूसरे लोगों के लिए ये गलत साबित हुई। यही कारण है कि इसकी गलत नीतियों की वजह से विद्रोह पैदा हुआ। जो लोग एक साथ रहा करते थे वो खड़े हो गए राजा के खिलाफ, क्योंकि औरंगजेब ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई, जिस तरीके से उन्होंने जजिया कर लगाया। किसी भी मुस्लिम को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं वो कहीं पर जा नहीं सकते थे।
उनको टैक्स लेना पड़ता था अपने, अगर उनको जाना है कहीं पर, कहीं अपने तीर्थ यात्रा पे जाना है तो वहाँ उनको टैक्स लगता था। और उसकी बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जो उसके खिलाफ हो गई, औरंगज़ेब के खिलाफ हो गई, ऐसी नीतियाँ थी। और तीसरी बात आता है उत्तराधिकारी की लड़ाई। अब जब औरंगज़ेब के बाद हमने देखा कि हमेशा सत्ता के लिए लड़ाई चलती रही। लड़ाई तो पहले भी चलती थी, मगर राजा औरंगज़ेब स्ट्रांग था, उसने अपने भाइयों को मार के सत्ता ली, मगर उसके बाद उसके बेटों में भी लड़ाई हुई। इस उत्तराधिकारी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा फायदा अंग्रेज़ों को हुआ और मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। उत्तर-पश्चिम से विभिन्न आक्रमण होने लगे। उस समय हमने देखा कि औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई। फिर उसके बाद राजा बना उसका उसका बेटा। तो ये बेटा बना राजा, पर ये इतने शक्तिशाली नहीं थे कि ये इस गद्दी को संभाल सके, वो राजा के पद को संभाल सके। और उस समय उत्तर पश्चिम जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, वहां से आक्रमण होने लगे, बाहरी लोगों के आक्रमण होने लगे। जिस तरीके से लाहौर पर नादिर शाह ने हमला करके लाहौर को अपने अधीन बना लिया, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। मुगल शासन के विघटन के कारण, हमने बताया कि मुगल शासन के विघटन के कारण बहुत ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि मुगल शासन के विघटन के कारण प्रांतों, अ, जो मुगल अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आने लगी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है। जिसके पास धन नहीं रहेगा, धन ही नहीं, वजह से मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण ये सबसे बड़ा कारण बना। और हमने देखा कि लोगों प्रांतों और प्रस्थान कर लिया। जिस तरीके से औरंगजेब की नीतियों में हमने देखा था कि उस उन्होंने चित्रकला पे बैन लगा दिया था, संगीत के ऊपर उसने रोक लगा दी थी। इस सारी चीज़ों के ऊपर रोक की वजह से जो चित्रकला के लोग कमाते थे उससे पैसा, वो भी खत्म हुआ, वो अपने-अपने स्थानों पे चले गए। चित्रकला करने वाले, संगीतकार, ये सारे लोग अपने-अपने स्थानों पे चले गए। यही वजह थी कि मुगल शासन के विघटन के कारण बने। और इसमें हम सबसे दूसरा टॉपिक बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया क्या थी। सबसे पहले हम जानते हैं कि औरंगजेब के समय से ही ये प्रक्रिया चल रही थी विघटन की, क्योंकि औरंगजेब की कुछ ऐसी नीतियां थी जो धार्मिक कट्टरता औरंगजेब की नीतियों में थी। यही वजह है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण बने, क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरपंथी नीतियों की वजह से मराठा भी विद्रोह खड़े हुए, राजपूत भी खड़े हुए जो हमेशा मुगलों के साथ रहा करते थे, जाट लोग भी खड़े हुए, और पंजाब से सिख लोग भी खड़े हुए मुगल सम्राट के खिलाफ। तो यही वजह थी कि विघटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मगर औरंगजेब के समय पे उतना ज्यादा छूट नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब के समय पे सेना मजबूत थी, अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इसकी वजह से मौका नहीं मिला। मगर औरंगजेब जब 1707 में उसकी मृत्यु हुई, अंग्रेजों के मृत्यु हुई, उसके बाद जब उसके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे, तो उनको ये समस्या क्लियर हुई, क्योंकि वो उतने दूरदर्शी भी नहीं थे, उतने ज्यादा वो अपनी सेना पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। यही वजह थी, यहाँ से ही मुगल साम्राज्य की विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई। और प्रांतीय मुखियाओं और शासकों द्वारा मुगल सत्ता में समझ चुनौती पैदा हुई, क्योंकि जैसे गांव के लोग हैं, गांव के मुखिया हैं, और मुगल सम्राट जो है, जो राजा है, क्योंकि राजा मेन था, वो उत्तराधिकारी की लड़ाई में ही गुम था। तो बाकी लोगों की बातें क्या सुनेगा, जो कर्मचारी हैं, जो सेना के अध्यक्ष हैं, ये हैं, उनकी बातें सुन नहीं पाते थे, सुन ही नहीं लेते थे। इनके आपस में ही झगड़े इतने थे कि यहाँ से ही मुगल साम्राज्य की विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई। और चौथी बात आती है कि मुगल औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य की प्रमुख समस्याएं। देखो, हमने जाना कि औरंगजेब की नीतियां क्या थी, तो हमें समझ में आया कि धार्मिक कट्टरता थी उसकी नीतियां, जिसकी वजह से हिंदू नाराज हो गए, सिख नाराज हो गए, जाट नाराज हो गए, उसके बाद राजपूत नाराज हो गए उसकी नीतियों की वजह से। तो औरंगजेब के समय में तो ये चलता रहा, मगर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 के बाद, फिर मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए बहुत आसानी मिली, क्योंकि उसके जो उत्तराधिकारी थे वो उतने ज्यादा दूरदर्शी भी नहीं थे, इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे, उनकी नीतियां बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। और वो खुद में ही, आपस में ही वो लोग एक दूसरे से उत्तराधिकारी के लिए लड़ रहे थे, सत्ता के लिए लड़ रहे थे। यही वजह थी कि साम्राज्य के औरंगजेब के समय से ही ये बातें चल रही थी। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं सामने आई। हम पहली समस्या की बात करते हैं कि राज्य की शक्ति में दो हिस्सेदारी थी।
दो वर्गों में इसकी हिस्सेदारी थी। सबसे पहले आता है एक हिस्सेदारी कैसी कि सबसे पहले हम जानेंगे जो राजा के करीबी थे। राजा के करीबी जो पैसे वाले थे, उसके रिश्तेदार थे, ये कुलीन वर्ग में आते थे। इनके पास पैसा था, धन था, बहुत ज़्यादा इनको छूट मिली हुई थी, इनके पास खेती थी, ये कुलीन वर्ग थे, जो राज्य को चलाने की हिस्सेदारी में हिस्सा लेते थे। और दूसरा एक वर्ग था जमींदार, जो सरपंच के तौर पर, जमींदारों के तौर पर काम करता था। जमींदारों की पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास जमीन होती थी और ये अपनी जमीन का हिस्सा लेते थे और ये टैक्स के और जो कुलीन वर्ग है वो टैक्स लेता था और जमींदार सूबेदारी देखता था, वो सेना वगैरह कुछ जांच करता था, जमींदारी टैक्स वसूल करने का भी काम करते थे। तो ये दो वर्गों में जो हिस्सेदारी थी राज्य को चलाने की, ये हिस्सेदारी में आहिस्ता आहिस्ता फूट आने लगी, क्योंकि जैसे जमींदार थे ये टैक्स वसूल करके कुलीनों को देते थे, कुलीन वर्ग को, कुलीन वर्ग राजा तक सौंपा जाता था। मगर अब जमींदार लालची हो गए थे, लालची हो गए थे, वो ज्यादा टैक्स वसूल करने लगे और पैसा खुद लेने लगे और बाकी सारा पैसा राजा को देने लगे, जिसकी वजह से जो किसान है, मजदूर हैं, इनकी हालत बहुत खराब हुई। हद से ज्यादा टैक्स लेने लगे लालच की वजह से, जिसकी वजह से राजा को भी पता नहीं और ये लोग टैक्स के लिए करते थे ये सारी चीजें। तो इसकी वजह से ये भी चीज मुगल साम्राज्य के लिए बहुत खतरा बनी कि दो लोगों का झगड़ा भी था आपस में और ऊपर से टैक्स भी बहुत ज्यादा वसूल करते थे। तो यही वजह थी कि ये बहुत ज्यादा उसको जिम्मेदार खड़े हुई। दूसरी बात है विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों समूहों का उद्गम। अब ये ज़रूरी है, मैंने बताया औरंगज़ेब के समय से ही विद्रोह शुरू हुआ। जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, औरंगज़ेब की गलत नीतियों के खिलाफ एक राज्य बनाने की कोशिश की, उस तरीके से सिखों ने भी अपना पंजाब में राज्य बनाने की कोशिश की, राजपूतों ने राजस्थान में अपनी राज्य बनाने की कोशिश की, जाटों ने हरियाणा में अपनी राज्य बनाने की कोशिश की। ये इनका चल रहा था। ये आहिस्ता-आहिस्ता जो शक्तियाँ हैं, ये बाहर निकलने लगी थी। मराठा बहुत ही ज़्यादा गोरिल्ला पद्धति से लड़ते थे, जो छुप-छुप के लड़ना होता है, वो गोरिल्ला पद्धति से लड़ते थे और जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा हानि हुई। इसकी वजह से भी मुगल साम्राज्य का जो पतन है, वो इसके समस्या का देखना पड़ा। फिर आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएँ। हम जानेंगे कि आर्थिक प्रशासनिक समस्याएँ मैंने जिस तरीके से बताया कि टैक्स जो ले रहे थे ये लोग बढ़ा के ले रहे थे, जिसकी वजह से राजा तक पहुंच नहीं रहा था और बहुत सारे साम्राज्य बाहर निकल रहे थे तो कम हो रहा था टैक्स। और दूसरी बात है अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही थी। जब खुद मी सत्ता के लिए लड़ रहे थे तो बाकी सारे लोगों पे ध्यान कौन देगा। तो जिसकी वजह से आर्थिक और प्रशासन भी सही नहीं चल रहा था, काम ही नहीं हो रहा था कुछ, जिसकी वजह से इन ये भी समस्याओं को मुगल साम्राज्य को झेलना पड़ा। स्वायत्त राज्य क्षेत्रीय राज्यों का उदय। देखो स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उस समय। मुगल साम्राज्य की प्रकृति और आकृति के सफलता काफी हद तक शासन की शक्ति कुलीनों और जमींदारों, जागीरदारों, प्रांतीय अधिकारों विनियमित करने की क्षमता निर्भर करती थी। इन लोगों के हाथ में सत्ता थी, बहुत दिनों तक ये सत्ता रही इनके हाथ में। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये सत्ता स्वायत्त राज्य जो खुद को अपना राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने अपने इसमें अपना राज्य बनाना चाहते थे, जैसे बंगाल बिहार उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने राज्य को बनाना चाहते थे, तो ये स्वायत्त राज्य में आते थे। उत्तराधिकारी राज्य भी थे कुछ कुछ उत्तराधिकारी राज, मतलब ये लोग मुगल सम्राट को अपना बड़ा मानते थे और उसके अधिकार में ही खुद टैक्स वसूल करते थे। ये तोहफा या नजराना दिया करते थे मुगल सम्राट को, इसके बजाय कुछ नहीं देते थे। जिस तरीके से हैदराबाद को निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की, जब उसने वो सेनापति था वहां से वो निकल कर खुद एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की 1724 में निजामुल मुल्क ने। फिर वह 1740 तक उसका राज रहा। तो ये उत्तराधिकारी राज्य थे जिसमें उसने बहुत अच्छी खुद की उसने प्रशासनिक और राज आर्थिक स्थिति को उसने सुधारा था। और बंगाल बंगाल की बात करें तो मुर्शिद कुली खान मुर्शद कुली खान ये जो मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंटें भेजे जाने तक सीमित था। मैंने बताया था कि ये सिर्फ भेंट भेजते थे, ये लोग भेंट भेजते थे, कोई टैक्स नहीं देते थे। ये अपना स्वतंत्र राज्य इन्होंने बनाया था, इसने स्थापना की बंगाल की। हम इसके बारे में अगले चैप्टर में बहुत डिटेल आने वाला है तो हम इसमें पढ़ेंगे।
फिर अवध की बात करते हैं। अवध में हमने देखा शहादत बुरहानुल मुल्क ने 1722 में अवध के गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्ति के समय से ही धीरे-धीरे स्वतंत्र प्राप्त करना शुरू कर दिया था। ये आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ के गवर्नर बनते थे और आहिस्ता-आहिस्ता वो स्वतंत्र होते थे और खुद अपना राज्य चलाते थे। वो बस जैसे नजराना या उसको गिफ्ट वगैरह भेजते रहते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। तो ये अवध का जो है शहादत सादत खान बुरहानुल मुल्क, हमें याद रखना चाहिए नाम। 1922 में इसने अवध के गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्ति की थी। और दूसरी बात आती है स्वतंत्र राज्य। कुछ स्वतंत्र राज्य भी थे, ये तो उत्तराधिकारी राज थे जो मुगल साम्राज्य को नजराने भेजते थे, मुगल साम्राज्य को तोहफे भेजते थे। इसके अलावा ये कुछ नहीं करते थे, मगर कुछ ऐसे साम्राज्य भी थे जो खुद स्वतंत्र थे, खुद लड़के इन्होंने अपना राज्य बनाया था। एक थे राजपूत। राजपूतों की नीति पहले मुगल साम्राज्य से मिलती हुई थी अकबर के समय पे, मगर आहिस्ता आहिस्ता राजपूतों का भरोसा उठने लगा था। जिस तरीके से औरंगजेब की नीतियां थी, उसकी वजह से राजपूत नाराज हो गए थे। यही वजह है कि उन्होंने मुगल साम्राज्य से दूरी करके खुद एक स्वतंत्र राज्य बनाया। और मैसूर एक राज्य है जो आ, बात करते हैं हम हैदर अली की। एक हैदर अली एक राज्य था शक्तिशाली, मैसूर राज्य की नींव रखी हैदर अली ने। उसके बेटे टीपू सुल्तान ने भी उसको नींव को चलाया और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी। हम अगले चैप्टर में इसके बारे में क्लियरली जानेंगे। फिर केरल का भी एक राज्य है जो खुद तीन चार छोटे छोटे राज्य मिलाकर, तीन छोटे छोटे राज्य कोची, त्रावणकोर, कालीकट के एक साथ मिलकर इन्होंने एक बड़ा राज्य की स्थापना की, केरल ने। और इसने 1763 तक ये राज्य शामिल रहे, ये राजा शामिल रहे। फिर ये लोग लड़ते रहे, फिर इन्होंने अपना एक मजबूत साम्राज्य बनाया। यहाँ से ही मैसूर साम्राज्य था हैदर अली का, वो हैदर अली के साम्राज्य ने इनके साम्राज्य को खाया। फिर एक नवीन राज्य भी बने, जिस तरीके से मैंने बताया कि नवीन राज्य भी बने, जो उसमें नवीन राज्य में आता है मराठा। सबसे पहले मराठा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी मराठा। इसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा थी। इसकी जो स्थापना थी, ये जो इसकी नींव किसने रखी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी नींव रखी मराठा साम्राज्य की। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जिस तरीके से औरंगजेब के समय से ही छत्रपति शिवाजी ने बहुत ज्यादा इसके लिए लड़ा, बहुत ज्यादा विद्रोह, नींव रखी। नींव रखने के बाद उन्होंने लड़ते रहे और गोरिल्ला पद्धति से लड़ते थे मराठा, और फिर इन्होंने इसकी स्थापना की। हम इसके बारे में डिटेल अगले चैप्टर में हम जरूर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है जाट विद्रोह की बात करते हैं। एक क्रोशक दिल्ली, मथुरा, आगरा के आसपास रहते थे ये लोग। उन्होंने औरंगजेब के अत्याचार पूर्ण नीतियों के खिलाफ विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ये जाट लोग थे जो मथुरा, आगरा, दिल्ली के आसपास के रहते थे, और इन्होंने अत्याचार पूर्व जो नीतियां थी औरंगजेब की, उसके खिलाफ विद्रोह किया था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना एक नवीन राज्य बना लिया था। फिर उसके बाद बात करते हैं सिख की। सिख गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को उसके धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु एक आक्रामक पंथ के रूप में रूपांतर किया। गुरु गोविंद सिंह का बहुत बड़ा हाथ होता है इसके पीछे। और इसकी स्थापना 1708 में सिखों के नेतृत्व में संभाला और पराजित और मारे गए। तो यही है, बंदा बहादुर भी सिखों के इस लड़ाई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हम इसके बारे में डिटेल अगले चैप्टर में जरूर। रोहिला और बंगश के पठान के बारे में बात करते हैं। रोहिला और बंगश पठान ये राज्यों को 17वीं शताब्दी में भारत के प्रवासी लोग जो थे अफगान के, उन्होंने इस राज्य की स्थापना की। और बाद में नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात इनकी स्थापना की। और इनकी हम बात करते हैं, अंग्रेजों के समय थी, मगर आर्थिक दशाएं खराब तो थी कि जिस तरीके से कुलीन वर्ग और जमींदार सब ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करना, लालच के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लोगों से कर वसूल करना, जिसकी वजह से किसानों की, मजदूरों की और जो भी काश्तकारों थी, उनकी सारी हालत खराब हो चुकी थी। और दूसरी बात, औरंगजेब की जो नीतियां थी, जिस तरीके से उन्होंने संगीत पे रोक लगा दी थी, चित्रकारी पे रोक लगा दी थी, तो उन लोगों की भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बिल्कुल ही खराब थी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति तो खराब थी, यही उसकी नीतियां थी, यही वजह थी जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब थी। क्योंकि राजस्व के लिए कोई भी ये नहीं था, मगर जो छोटे छोटे गांव थे जो अपनी अपनी दशाओं पे चलते थे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी ब्रिटिश विजय के समय। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो स्टार्टिंग में वो यहाँ से बहुत सारी चीजें ले जाया करते, तरीके से रेशम है
और सूती वस्त्र हैं और नील है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी मसाले हैं, यहाँ के बहुत ज़्यादा फ़ेमस थे, पूरी दुनिया में भारत की चीज़ें जाया करती थी, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी अंग्रेज़ों के समय के मुकाबले। अंग्रेज़ों के समय भारतीयों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। मगर इस समय जब ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हो रहा था और मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, मगर उस समय भारतीयों के पास अपनी आत्मनिर्भरता थी, वो खुद करते थे, खुद कमाते थे। इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने भी बहुत सारा उधर से सोना लाते थे, यहाँ से मसाले खरीदते थे और सोना देकर वो मसाले ले जाते थे। उस समय भारतीयों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। वो अपने गांव में आत्मनिर्भर थे। कोई राजा बदलता था तो उनको फर्क नहीं पड़ता था। राजा बदलता है, जितना टैक्स देना था, कर देना था, वो देते थे। मगर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदले, कोई राजा बने, कोई हटे, उनकी रोजमर्रा की लाइफ में जो उनकी दयनीय उनकी लाइफ थी, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। शैक्षणिक स्थिति उस समय ठीक थी, उतनी भी खराब नहीं थी जितनी बताते हैं कि शैक्षणिक स्थिति व्यवस्था तीव्र विकास की अभिनय थी। मगर शैक्षणिक स्थिति में एक बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। यहाँ सिर्फ कला और लोगों का लगाव नहीं था। लोगों का लगाव था साहित्य के ऊपर था, विधि के ऊपर था, धर्म के ऊपर था, तर्क एवं दर्शन शास्त्र के अध्याय के ऊपर लोगों का बल था। साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर भारतीयों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था। और यही वजह थी कि शैक्षणिक स्थिति अपनी तरह लिमिट थी, बहुत ज्यादा लिमिट थी। दर्शन के ऊपर ही इनकी सीमाएं थी। और महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति हम उस समय देखा कि जो महिलाएं थी वहाँ पर्दा प्रथा आम थी। हिंदू हो या मुस्लिम, पर्दा प्रथा सब आम थी, सब लोग पर्दा करते थे। मगर जो गरीब घर की औरतें हैं वो बाहर जाया करती थी। जब वो अपने दिनचर्या काम पे जाती थी तो वहां पे वो पर्दा नहीं करती थी। वो उनकी स्थिति बताती है, वो कैसे काम करती हैं, क्या करती हैं। महिलाएं गरीब हो या अमीर हो, पर्दा प्रथा वहां पे आम थी। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं की जो शैक्षणिक स्थिति है वो बिल्कुल कम कम थी, यहाँ पर बात की जा सकती है। और सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो 18वीं शताब्दी के दौरान भारत सांस्कृतिक क्षेत्र में संपूर्णतः कुछ परिलक्ष्य दिखाई नहीं दिए। और ये सांस्कृतिक स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा विकास हो रहा था। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में भारत पिछड़ रहा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में भारत पिछड़ रहा था, मगर सांस्कृतिक स्थिति के मामले में भारत का में विकास हो रहा था। दास्ता एक दास्ता ये होता है कि गुलाम मतलब नौकर खरीदते थे, दास को खरीदा करते थे और दास को बेचा करते थे, ये चीजें चलती थी। मगर भारत में दास्ता व्यापक एक अन्य सामाजिक बुराई थी, ये बिल्कुल बुराई थी। मगर ये ब्रिटिश और अमेरिका के मुकाबले भारत में इतनी जटिल नहीं थी। दास्ता तुलसीदास और भूमिदास की बिक्री के नए स्वामी को बेच दिया जाता। इसमें दो दास हुआ करते थे, एक घरेलू दास घर का काम करने वाले, एक कृषि दास खेतों का काम करने वाले। इस तरीके से इसके दास हुआ करते थे। ये दोनों काम करते थे, कृषि के लिए खरीदा जाता और घरेलू के लिए खरीदा जाता था। कला एवं स्थापत्य, मैंने जैसे कि बताया कि कला और स्थापत्य बढ़ ही रहा था, मगर टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर ध्यान नहीं था उस समय। इस चीज को हम ध्यान में दे सकते हैं। और हैदराबाद जिस तरीके से कुछ ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र राज्य थे, वो उत्तराधिकारी के राज्य में भी आते थे। वो राज्य जो निकले थे जैसे हैदराबाद है, अवध है, बंगाल है, और जैसे लखनऊ में मुर्शिद जयपुर है, ये जो राजपूत हैं, इन्होंने बहुत सारी ऐसी कला के इसमें काम किए। जिस तरीके से इमाम बाड़ा बनाया गया, मुर्शिद आसिफ उद दौला ने 1784 में इमाम बाड़ा बनाया लखनऊ में। तो ये भी उस तरीके की कला के लिए जाना जाता है। और जिस तरीके से जयपुर में गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उस सिटी के बारे में भी उस समय थी। और उर्दू, बंगाली, हिंदी, मलयाली, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था स्थापत्य में। और ये लोगों का फोकस था, दूसरी चीज़ों पे लोगों का फोकस नहीं था। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा पहला और दूसरा और तीसरा चैप्टर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।